इमेजिन कीजिए उस वक्त को, एक ऐसा टाइम जब स्पेस, टाइम और मैटर सब कुछ गर्म और वॉयलेंट था। साइंटिफिक भाषा में हम इसे कॉस्मिक क्यूओस कहते हैं। उस दौरान यूनिवर्स शांत नहीं था, वो उबलते हुए समंदर की तरह था, जहाँ गैस के बादल टकरा रहे थे, ग्रेविटी मैटर को नीचे खींच रही थी और सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर था। बचपन से हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और यही लॉजिक हम यूनिवर्स पर भी अप्लाई करते हैं। हम मानते हैं कि यूनिवर्स में ऑर्डर, ब्यूटी और स्ट्रक्चर आने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। हम मानते थे कि पहले छोटे छोटे मैसी बॉल्स बने, फिर वो टकराए और धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस के बाद हमारी मिल्की वे जैसी खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी बनी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम गलत थे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्स के बचपन में, जब वो सिर्फ 1.5 बिलियन ईयर्स का था, तब भी वहाँ एक गैलेक्सी मौजूद थी जो आज की मॉडर्न गैलेक्सी जितनी ही डेवलप थी। एक गैलेक्सी जो केओस के बीच परफेक्ट ऑर्डर थी। ये किसी साइ-फाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये 2025 की वन ऑफ द बिगेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी है। और सबसे गर्व की बात तो ये है, इस डिस्कवरी के पीछे नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट नहीं, बल्कि इंडियन साइंटिस्ट का दिमाग है। हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाली है एक नई गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे की जुड़वा बहन, जो वक्त में 12 बिलियन साल पीछे छिपी हुई थी। इसका नाम है अलकनंदा। आज के इस मेगा एपिसोड में हम इस मिस्ट्री की तह तक जाएंगे। कैसे पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप का डाटा यूज करके वो देख लिया जो किसी ने नहीं देखा। हम जानेंगे अलकनंदा के पीछे की माइथोलॉजी और साइंस के बारे में, और क्यों ये डिस्कवरी बिग बैंग के बाद की हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर रही है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ रहस्य टीवी स्पेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अलकनंदा की मिस्ट्री समझने से पहले हमें अपने घर यानी मिल्की वे को समझना होगा। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके बीच में एक ब्राइट रॉड जैसा स्ट्रक्चर है और उससे निकलती हुई खूबसूरत आर्म्स हैं। हमारा सूरज इन्हीं में से एक आर्म, जिसे ओरियन आर्म कहते हैं, उसमें स्थित है। लेकिन दोस्तों, मिल्की वे ऐसी हमेशा से नहीं थी। साइंटिस्ट का मानना है कि मिल्की वे को ये स्पाइरल शेप लेने में कम से कम 8 से 10 बिलियन साल लग गए। पर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी को काम करने में वक्त लगता है। शुरुआत में गैस क्लाउड गिरते हैं, फिर वो घूमना शुरू करते हैं, और फिजिक्स के नियम के अनुसार जब कोई चीज तेजी से घूमती है तो वो फ्लैट हो जाती है। इस प्रोसेस को डिस्क सेटलिंग कहते हैं। ये प्रोसेस स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप से दूर देखते हैं तो उन्हें पुरानी गैलेक्सी स्पाइरल नहीं दिखती, वो अजीब दिखती है, इर्रेगुलर, टूटी फूटी और मैसी। तो रूल सिंपल था, ओल्ड यूनिवर्स इक्वल्स टू स्पाइरल एंड ब्यूटीफुल गैलेक्सी, अर्ली यूनिवर्स इक्वल्स टू मैसी एंड इर्रेगुलर गैलेक्सी। लेकिन अलकनंदा ने इस रूल की धज्जियां उड़ा दी। चलिए अब चलते हैं पुणे। यहाँ स्थित है NCRATIFR यानी नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। यहाँ स्पेस फिजिक्स पर वर्ल्ड क्लास रिसर्च होती है। हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, मिस राशि जैन, एक ब्रिलियंट PhD स्कॉलर, और दूसरे हैं डॉक्टर योगेश वाडेडकर, NCRA के सीनियर एस्ट्रोनॉमर और राशि के गाइड। रिसर्च अक्सर ग्लैमरस नहीं होती। इसमें टेलीस्कोप के आईपीस में देखने की बजाय कंप्यूटर स्क्रीन्स पर हजारों बोरिंग इमेजेस और डाटा पॉइंट को एनालाइज करना होता है। राशि जैन JWST का पब्लिक डाटा स्टडी कर रही थी। JWST अब तक का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। उनका फोकस एक स्पेसिफिक रीजन पर था, Abell 2744 क्लस्टर। इस क्लस्टर को पेंडोरा क्लस्टर भी कहते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ गैलेक्सीज का जमावड़ा है। राशि हजारों गैलेक्सीज को क्लासिफाई कर रही थी। ये रेगुलर है, ये इलिप्टिकल है, ये बॉल्ब है। तभी उनकी नजर एक छोटे से धुंधले ऑब्जेक्ट पर पड़ी, जिसका कोड नेम है अनकवर्ड DR3 ID 42812। आम आदमी के लिए ये बस एक लाइट का धब्बा था, लेकिन एक ट्रेन्ड आंख के लिए ये कुछ और था। जब राशि ने इस इमेज को प्रोसेस किया, फिल्टर्स हटाए और लाइट स्पेक्ट्रम को चेक किया, तो वो हैरान रह गई। ये धब्बा इरेगुलर नहीं था दोस्तों, इसके पास कोर था, इसके पास रोटेटिंग डिस्क थी, और सबसे बड़ी बात, इसके पास स्पाइरल आर्म्स थी। राशि ने सोचा शायद ये कोई नजदीकी गैलेक्सी होगी जो गलती से पीछे दिख रही है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर वाडेडकर से कंसल्ट किया। उन्होंने स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया ताकि इसका रेडशिफ्ट पता चल सके। रेडशिफ्ट हमें बताता है कोई चीज हमसे कितनी दूर और वक्त में हमसे कितनी पीछे है। रिजल्ट आया रेडशिफ्ट इक्वल्स टू 4.44, और इस नंबर ने उन्हें हिला कर रख दिया। द टाइम मशीन, रेडशिफ्ट एंड JWST एक्सप्लेन्ड। ये रेडशिफ्ट 4.44 का मतलब क्या है, और मैं बार बार टाइम ट्रेवल क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, लाइट की स्पीड फिक्स है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब हम सूरज को देखते हैं, हम उसे 8 मिनट पुराना देख रहे हैं,
जब हम सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंट्यूरी को देखते हैं तो इसका मतलब हम उसे 4 साल पुराना देख रहे हैं। तो जब हम Z = 4.44 रेडशिफ्ट वाली गैलेक्सी को देखते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगभग 12 बिलियन साल पीछे देख रहे हैं। यानी हम उस रोशनी को देख रहे हैं जो तब निकली थी जब यूनिवर्स अभी बच्चा था, सिर्फ 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन इतना दूर देखना हबल टेलीस्कोप के बस की बात नहीं थी। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन की वजह से पुरानी लाइट खिंचकर इंफ्रारेड बन जाती है। हमारी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती और हबल भी इंफ्रारेड में वीक था। यहाँ एंट्री होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। JWST खास तौर पर इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए बना है, लेकिन अलकनंदा को ढूंढने में सिर्फ JWST का हाथ नहीं था। दोस्तों, यूनिवर्स ने खुद हमारी मदद की। याद है मैंने एबेल 2744 क्लस्टर का नाम लिया था। ये क्लस्टर इतना भारी और मैसिव है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सन का मास है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि भारी चीज स्पेस को मोड़ देती है। अलकनंदा गैलेक्सी इस क्लस्टर के ठीक पीछे छुपी थी। क्लस्टर की ग्रेविटी ने एक लेंस का काम किया। उसने अलकनंदा से आने वाली लाइट को पकड़ा, मोड़ा और बड़ा करके JWST की तरफ भेज दिया। अगर ये नेचुरल लेंस वहाँ नहीं होता तो शायद इंडियन साइंटिस्ट इस डिस्कवरी को कभी नहीं कर पाते। डिकोडिंग अलकनंदा, द इम्पॉसिबल गैलेक्सी। अब बात करते हैं अलकनंदा की स्पेसिफिक्स की। ये गैलेक्सी आखिर है कैसी और इसने साइंटिस्ट की नींदें क्यों उड़ा रखी हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अलकनंदा एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी लगती है। इसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है। अर्ली यूनिवर्स में गैस बहुत गर्म और टर्बुलेंट होती है। वहाँ स्टार्स का एक डिस्क में सेटल होना बहुत मुश्किल होता है, पर अलकनंदा में स्टार शांति से घूम रहे थे। इसका रेडियस लगभग 14,000 लाइट ईयर्स है। कंपेयर करें तो मिल्की वे का रेडियस 50,000 लाइट ईयर्स है। यानी अलकनंदा साइज में छोटी लेकिन स्ट्रक्चर में पूरी डेवलप्ड है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे आजकल रिटायर्ड लाइफ जी रही है। यहाँ साल में मुश्किल से 1 या 2 नए स्टार बनते हैं, लेकिन अलकनंदा वो एक बीस्ट है। वहाँ हर साल 60 से 65 नए स्टार्स पैदा हो रहे हैं। इसे स्टार बस फेज कहते हैं। सोचिए, एक छोटी सी गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी से 30 गुना ज्यादा स्पीड से स्टार्स बना रही है, वो भी यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में। इसका मतलब वहाँ एनर्जी का लेवल अनइमेजिनेबल होगा। सुपरनोवास फट रहे होंगे, मैसिव रेडिएशन निकल रहा होगा, फिर भी उसने अपना स्पाइरल शेप मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, ये फिजिक्स के हिसाब से बहुत अजीब है। वाई अलकनंदा, द इंडियन कनेक्शन। एक इंटरेस्टिंग सवाल, इसका नाम अलकनंदा ही क्यों? साइंस में यूजुअली गैलेक्सीज के नाम बोरिंग होते हैं, जैसे GNZ11 या HD1, लेकिन राशि जैन ने इसे एक कल्चरल आइडेंटिटी दी। इंडिया में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को मंदाकिनी कहते हैं। पुराणों में मंदाकिनी आकाशगंगा है। धरती पर गंगा नदी बनने से पहले हिमालय में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। साइंटिस्ट का लॉजिक ये था, ये नई गैलेक्सी हमारी मिल्की वे जैसी दिखती है, ये उसकी पूर्वज या एक बिछड़ी हुई बहन जैसी है, इसीलिए अलकनंदा नदी आगे जाकर गंगा या मंदाकिनी बनती है। वैसे ही ये गैलेक्सी अर्ली यूनिवर्स में मंदाकिनी का एक रूप दर्शाती है। ये नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन हेरिटेज और एस्ट्रोनॉमी के गहरे संबंध का। ये दिखाता है कि कैसे हम मॉडर्न साइंस में भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। द क्राइसिस इन कॉस्मोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्कवरी इतनी बड़ी क्यों है। साइंस में एक थ्योरी है, हायरार्किकल मॉडल ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन। ये मॉडल कहता है कि छोटे से बड़ा बनता है। बिग बैंग के बाद गैस क्लाउड्स बने, फिर छोटी छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज बनी, फिर ये ड्वार्फ गैलेक्सीज आपस में टकराई। बहुत सारे मर्जर्स के बाद बिलियन ऑफ ईयर्स में एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी बनती है। इस मॉडल के हिसाब से 1.5 बिलियन ईयर्स की उम्र में स्पाइरल गैलेक्सी का होना वैसा ही है जैसे एक 5 साल का बच्चा PhD कर ले। इंडियन साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि अलकनंदा का मिलना ये सजेस्ट करता है कि डिस्क फॉर्मेशन का प्रोसेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा फास्ट हो सकता है। शायद अर्ली यूनिवर्स में गैस ठंडी जल्दी हो गई थी, या शायद डार्क मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग था। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट को फोर्स कर रही है कि वो अपने कंप्यूटर सिमुलेशन को दोबारा चेक करें। क्या हमारे फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स में कोई कमी है, या फिर यूनिवर्स हमसे कुछ छुपा रहा है? द बार पैराडॉक्स, यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम। दोस्तों, हमने अलकनंदा की स्पाइरल आर्म्स की बात की थी, लेकिन साइंटिस्ट को स्पाइरल आर्म से ज्यादा जिस चीज ने हैरान किया वो था अलकनंदा के बीच का हिस्सा, जिसे हम गैलेक्टिक बार कहते हैं। सोचिए, गैलेक्सी के सेंटर में स्टार का एक रेक्टेंगुलर रॉड घूम रहा है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है स्टेबिलिटी। फिजिक्स के अनुसार एक गैलेक्टिक बार बनने के लिए
गैलेक्सी को डायनेमिकली कोल्ड होना पड़ता है। चलिए अब इसका मतलब समझाता हूँ। अर्ली यूनिवर्स बहुत गर्म था, पार्टिकल्स पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। जब चीजें रैंडम होती हैं, तो वो बार या स्पाइरल गैलेक्सी नहीं बनती, वो गोल गुच्छा बन जाती हैं। एक बार बनने के लिए जरूरी है कि स्टार्स एक डिसिप्लिन में घूमें, उनका रैंडम मोशन कम हो और रोटेशन मोशन ज्यादा हो। साइंस की भाषा में इसे हम V/सिग्मा रेशो कहते हैं। अगर ये रेशो हाई है तो गैलेक्सी डिसिप्लिन्ड है, अगर लो है तो केओटिक है। अलकनंदा का बार होना ये सबूत है कि बिग बैंग के तुरंत बाद स्पेस में कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जो बिल्कुल शांत थे। ये वैसा ही है जैसे तूफान के बीच में एक शांत कमरा मिल जाए। लेकिन इस बार का काम क्या है? ये बार यूनिवर्स का सबसे बड़ा फ्यूल पाइप है। ये गैलेक्सी के बाहर से गैस को खींचता है और उसे गैलेक्सी के सेंटर में धकेलता है। इस प्रोसेस को सेक्युलर इवोल्यूशन कहते हैं। यही वजह है कि अलकनंदा इतनी तेजी से स्टार बना रही है। उसका बार एक पंप की तरह काम कर रहा है जो फ्यूल यानी गैस को इंजन यानी कोर की तरह पहुंचा रहा है। अब सवाल है 12 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स खुद बचपना कर रहा था, अलकनंदा इतनी मैच्योर और डिसिप्लिन कैसे हो गई? क्या फिजिक्स का कोई ऐसा लॉ है जो हम मिस कर रहे हैं? द डिटेक्टिव टूल, स्पेक्ट्रम का जादू। मैंने पहले कहा कि राशि जैन ने लाइट का स्पेक्ट्रम देखा। एस्ट्रोनॉमी में सुंदर फोटो से ज्यादा कीमती होते हैं ग्राफ्स। चलिए समझते हैं कि पुणे के साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली क्या किया। उन्होंने सिर्फ अलकनंदा की फोटो नहीं खींची, उन्होंने उस गैलेक्सी से आने वाली हर लाइट रे का पोस्टमार्टम किया। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हर एलिमेंट, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या हीलियम, लाइट के अंदर अपना एक सिग्नेचर छोड़ता है। राशि जैन ने ढूंढा एक स्पेसिफिक सिग्नल, पैशन अल्फा एमिशन लाइन। अब ये टेक्निकल टर्म डराने वाला लग सकता है, पर लॉजिक सिंपल है। जब नए स्टार्स बनते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं। ये गर्म गैस एक स्पेसिफिक कलर की लाइट छोड़ती है। हबल टेलीस्कोप इस लाइट को नहीं देख सकता था क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन ने इस लाइट को खींचकर इंफ्रारेड बना दिया। लेकिन JWST के पास नीर कैम है, यानी नियर इंफ्रारेड कैमरा। जब इंडियन साइंटिस्ट ने डाटा देखा तो उन्हें पैशन अल्फा की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक दिखी। ये स्पाइक चीख चीख कर कह रही थी, मैं यहाँ हूँ और मैं जिंदा हूँ। इस स्पाइक ने कंफर्म किया कि ये सिर्फ एक पुरानी लाइट नहीं है, बल्कि यहाँ एक्टिव स्टार फॉर्मेशन हो रही है। बिना स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के अलकनंदा सिर्फ एक धुंधला धब्बा होती, लेकिन इस डाटा ने उसे एक स्टार फैक्ट्री साबित कर दिया। द डार्क मैटर हिस्ट्री, हेलो इफेक्ट। अब हमें बात करनी होगी उसकी जो दिखता नहीं है पर सब कुछ कंट्रोल करता है, डार्क मैटर। कोई भी गैलेक्सी बिना डार्क मैटर के नहीं बन सकती। डार्क मैटर एक इनविजिबल ग्लू है जो स्टार्स को पकड़े रखता है। स्टैंडर्ड थ्योरी कहती है कि पहले डार्क मैटर के छोटे हेलोज बने, फिर वो हेलोज मर्ज होकर बड़े बनते हैं, फिर उनमें गैस फंसती है और गैलेक्सी बनती है। अलकनंदा का साइज और मास देखकर साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया। इतनी डेवलप गैलेक्सी को पकड़ के रखने के लिए एक मैसिव डार्क मैटर हेलो की जरूरत होती है। पर सवाल वही है, इतना बड़ा और स्टेबल डार्क मैटर हेलो इतनी जल्दी बना कैसे? यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं जो दुनिया भर के साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, डार्क मैटर हमारी सोच से ज्यादा स्टिकी है, वो जल्दी क्लम्प हो जाता है। पॉसिबिलिटी 2, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। शायद शुरुआत में बड़े ब्लैक होल बन गए थे जिन्होंने बीज का काम किया और डार्क मैटर को तेजी से इकट्ठा कर लिया। अलकनंदा हमें इशारा दे रही है कि डार्क मैटर का नेचर वैसा नहीं है जैसा हम स्टैंडर्ड फिजिक्स की किताबों में पढ़ते हैं। पुणे की ये डिस्कवरी लैम्डा CDM मॉडल के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट बन गई है। दी गोल्डीलॉक्स गैलेक्सी, क्या वहाँ लाइफ थी? अब थोड़ा इमेजिनेटिव होते हैं, साइंस फिक्शन नहीं बल्कि साइंटिफिक स्पेकुलेशन की बात करते हैं। हमने देखा कि अलकनंदा में हैवी एलिमेंट्स बन रही हैं। इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन मौजूद हो सकता है। क्या 12 बिलियन साल पहले अलकनंदा के किसी स्टार के आसपास कोई प्लेनेट रहा होगा? क्या वहाँ जीवन पनप सकता था? यूजुअली हम मानते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि तब सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम था। कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए मेटल चाहिए। लेकिन अलकनंदा में स्टार फॉर्मेशन इतना ज्यादा तेज है कि वहाँ मेटल बहुत तेजी से बन रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ एक कैच है, रेडिएशन। अलकनंदा एक स्टारबस्ट गैलेक्सी है, यहाँ हर वक्त नए स्टार्स फट रहे हैं, कॉस्मिक रेज की बारिश हो रही है। ऐसी जगह पर लाइफ का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये गैलेक्सी खूबसूरत है पर उतनी ही डेडली भी। लेकिन अगर गैलेक्सी के किसी शांत किनारे पर कोई सिस्टम स्टेबल रहा हो तो हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद यूनिवर्स की पहली सभ्यता हमारी मिल्की वे में नहीं बल्कि अलकनंदा जैसी गैलेक्सी में पैदा हुई हो। ये थॉट हमें हमारी औकात याद दिलाता है। दोस्तों, शायद हम यूनिवर्स के पहले किराएदार नहीं हैं। द बिगर पिक्चर, फर्मी पैराडॉक्स।
एनरिको फर्मी का मशहूर सवाल है, अगर यूनिवर्स इतना पुराना है और इसमें बिलियन ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो अभी तक हमें एलियंस क्यों नहीं मिले? अलकनंदा की डिस्कवरी इस सवाल को और गहरा कर देती है। अगर ये गैलेक्सीज 1.5 बिलियन ईयर्स की उम्र में ही इतनी डेवलप थी, तो हैबिटेबल प्लैनेट्स बनने का वक्त इतना लंबा क्यों? हम पहले सोचते थे कि लाइफ बनने के लिए यूनिवर्स को शांत होने में 4 से 5 बिलियन साल लगे होंगे, पर अलकनंदा कहती है नहीं, पार्टी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। अगर 10 बिलियन साल पहले किसी सिविलाइजेशन ने जन्म लिया होता, तो आज वो हमसे कितने आगे होते? या शायद अर्ली यूनिवर्स इतना वॉलेंट था कि लाइफ शुरू तो हुई पर टिक नहीं पाई। अलकनंदा हमें गैलेक्सी इवोल्यूशन के बारे में नहीं बता रही, ये हमें कॉस्मिक हैबिटेबिलिटी के इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। अलकनंदा की डिस्कवरी बस शुरुआत है। अब साइंटिस्ट का अगला कदम है इस गैलेक्सी की मूवमेंट को समझना। एनसीआरए की टीम अब चिले में स्थित एल्मा टेलीस्कोप और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का टाइम मांग रही है। वो देखना चाहते हैं क्या अलकनंदा घूम रही है, क्या इसके सेंटर में भी सुपर मैसिव ब्लैक होल है, क्या वहाँ हैवी मेटल जैसे ऑक्सीजन और कार्बन बन चुके हैं। अगर वहाँ हैवी मेटल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स यूनिवर्स में बहुत पहले ही बन गए थे। दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट की खोज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक तोहफा है। ये हमें सिखाता है कि हम चाहे कितना भी जान लें, पर यूनिवर्स के पास हमेशा हमें सरप्राइज करने का तरीका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पेस डिस्कवरी सिर्फ नासा करता है, लेकिन आज पुणे के एक ऑफिस में बैठकर इंडियन साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने राजों में से एक को खोज निकाला है। दोस्तों, ये हम सभी को इंस्पायर करता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं या साइंस लवर हैं, तो याद रखिए टूल्स सबके लिए अवेलेबल हैं। जरूरत है तो बस एक नई नजर की, जैसे राशि जैन की थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें आगे जाकर ऐसी गैलेक्सीज मिलेंगी जो बिग बैंग को गलत साबित कर देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही स्पेस मिस्ट्रीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। I'll see you in the next one.